Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. Our today's topic is polarization of light. As you know, the light is an electromagnetic wave which consists of electric and magnetic field which are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. And according to Maxwell, the optical effect of light इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओनली। तो यहाँ पर जब आप विजन इफेक्ट की बात करते हैं या ऑप्टिकल इफेक्ट की बात करते हैं लाइट का, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे अगर हम किसी ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो ऑर्डिनरी लाइट की बात मान लो, ये ऑर्डिनरी लाइट जो है इट प्रोपेगेट अलोंग दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये बीम ऑफ लाइट अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस। इट मीन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y axis or along z axis. It is symmetrical, it is distributed in all directions, but that is not along the x axis because EM wave or electromagnetic wave or light wave is the transverse in nature. ये जो एरो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the plane of this white board, and the dots represents the vibrations perpendicular to the plane of board. So this is the representation of ordinary or unpolarized light. Now if we restrict the vibration in particular plane, जैसे मैंने बताया कि ये वाइब्रेशन है इन द एरोस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द प्लेन ऑफ बोर्ड और डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं परपेंडिकुलर। अगर मैं इनको रिस्ट्रिक्ट कर लूं, जैसे मेरे पास ये वाइब्रेशन जो है वो ये अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड है और ये जो डॉट्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये जो सेपरेट जो भी हमने कर लिए बीम को रिस्ट्रिक्ट कर लिए इनकी वाइब्रेशन को, इस बीम को हम बोलते हैं प्लेन polarized beam of light या plane polarized light. So this is the difference between ordinary unpolarized light and plane polarized light. अब आप चाहते क्या हैं? You want to do the polarization of light, means you want to restrict the vibration of light in a particular plane. और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट? पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ड्यू टू विच the vibration of light are restricted in a particular plane. किसी particular plane में आपने उनको restrict करना है। अब हम इस पर्पस के लिए नाइकोल प्रिज्म या फिर टॉर्मेलिन क्रिस्टल यूज करते हैं। वो इस तरह से होता है कि उसकी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस तरह से हमने मान लो सपोज एक टॉर्मेलिन क्रिस्टल लिया हुआ है, इसकी ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ए बी विच इज पैरेलल टू द वाइब्रेशंस इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो हमारे पास क्या होगा जब ये लाइट बीम यहां से पास करेगी तो ये जो वाइब्रेशंस हैं विच आर पैरेलल टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दे पासेस एज सच, बट द वाइब्रेशंस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दे आर रिस्ट्रिक्टेड. So this tourmaline crystal act as a polarizer. So what is polarizer? Polarizer is a crystal used to produce the plane polarized light. क्यों? क्योंकि ये जो हमने प्रोड्यूस की है ये क्या है? This is plane polarized light. अब हमारे पास अगर इसे मैं यहां पर मिलाता हूं ये, तो ये हमारे पास इस प्लेन जो लाइट है ये अगर यहां से मिला दिया तो ABCD, इसमें ये क्या बनेगी? ये बनेगी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टेक्स प्लेस। ABCD क्या होगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन ऑफ वाइब्रेशन।
और इसके परपेंडिकुलर अगर आप प्लेन ड्रॉ करते हैं तो वो होगी हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब हमारे पास ये जो क्रिस्टल है टॉर्मेलिन, या फिर हमने नाइकोल प्रिज्म लेते हैं, हमारे पास आर्टिफिशियली मेड पोलराइजर भी होते हैं जिनको आप पोलराइड भी बोलते हैं। वो जब आप यूज करते हैं तो वो जब इस लाइट को पोलराइज करते हैं हम उन्हें बोलते हैं पोलराइजर। लेकिन जब जैसे मान लो हमें बाय नेक्ड आई it is not possible to distinguish between ordinary light and the plane polarized light. You want to distinguish between these two lights. So for the distinction you can use the another crystal, another same crystal. जैसे ये पोलराइजर है, इसी को जब आप नेक्स्ट आगे यूज करेंगे तो ये पोलराइजर जो है ये हमारे पास क्या एक्ट करेगा, इट एक्ट एज ए एनालाइजर. सो व्हाट इज एनालाइजर? द क्रिस्टल यूज्ड टू एनालाइज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इसके आगे जैसे आपने यहां पर ये आपके पास एक्ट करेगा एनालाइजर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दिस इज द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. तो यहां पर क्या होगा, एनालाइजर जो है जब इसकी जो ओरिएंटेशन है दैट इज पैरेलल टू पोलराइजर, देन इट पासेस द लाइट एज सच. आप एज सच लाइट को ऑब्टेन करेंगे और यहां पर आपके पास फुल बीम ऑफ लाइट आएगी, फुल इंटेंसिटी की होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. लेकिन जब आप इस एनालाइजर को रोटेट करेंगे तो आफ्टर रोटेशन देयर इज नो लाइट. जैसे सपोज आपने यहां पर नेक्स्ट डायग्राम में, जैसे मैं यहां पे ये डायग्राम बना रहा हूं, ये आपने पोलराइजर है, दिस इज द अनपोलराइज्ड और ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट. अगर आप सपोज इस क्रिस्टल को रोटेट कर देते हैं तो यहां पर आपके पास एरोज की जगह क्या आएंगे, डॉट्स आएंगे. इफ यू रोटेट इट थ्रू 90 डिग्री, और इसको जैसे भी आप ओरिएंटेशन, क्योंकि जो हमारे पास की बाइप्रेशन दे आर सिमेट्रिकल, जैसे आप इसको रोटेट करते हैं तो आपके पास देयर इज नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. यहां पर आपको कोई अपीयरेंस चेंज अपीयरेंस नहीं होगी. लेकिन जब जैसे आपने यहां पर जो एनालाइजर यूज किया है, अब इस एनालाइजर को आपने क्या किया है, रोटेट कर दिया, तो ये जो बीम ऑफ लाइट है यहां पर आपके पास आफ्टर रोटेशन देयर इज नो लाइट एनालाइजर. इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने सिंगल क्रिस्टल यूज किया है, सिंगल क्रिस्टल को अगर आप सीधा रख रहे हैं, एक डायरेक्शन पे आपकी लाइट आ रही है, उसके परपेंडिकुलर रोटेट करके, ओरिएंट करके, आपके पास वैसी लाइट को नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट मींस द लाइट इज ऑर्डिनरी. बट इफ आफ्टर द रोटेशन ऑफ पोलराइजर देयर इज नो लाइट, इट मींस द लाइट इज पोलराइज. क्योंकि पोलराइज लाइट में जो है वो वाइब्रेशन जो है वो पहले ही रिस्ट्रिक्ट होती है, और जब आप उसे रोटेट करते हैं तो रोटेशन के बाद जो जब आप यूज कर रहे हैं उसी पोलराइजर को, तो वो क्या है, वो एक एनालाइजर की तरह बिहेव कर रहा है. अगर वो ऑर्डिनरी लाइट है तो वो पोलराइजर की तरह बिहेव कर रहा है, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट है तो वो एज ए एनालाइजर एक्ट कर रहा है. इसी से हमें ये भी व्यू होता है या पता चलता है कि जो हमारे पास जो लाइट है इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर हैं. और क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशन है दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन फिनोमेना है, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. ये जैसे आप साउंड वेव्स हैं उनके लिए आप पोलराइजेशन नहीं कर सकते. तो पोलराइजेशन जो है इट इज दिस फिनोमेना इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स. The phenomena of polarization can also takes place by reflection or by scattering. Firstly, we study the polarization by reflection. Malus found that when light is incident on transparent refracting medium, then it is partially plane polarized. जैसे हमारे पास ये मान लो एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है,
जैसे मान लो कोई ग्लास स्लैब है, this is the interface of two media. Suppose the refractive index of this media is mu. Now the unpolarized beam of light is incident here, A, B. This is the normal. Now you know this is the angle of incidence. This is the angle of incidence. ये कोई ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट और अनपोलराइज्ड बीम है। अनपोलराइज्ड लाइट। मेलेस ने क्या फॉर्म किया है? आपको मालूम है कि जब भी लाइट इंसिडेंट होती है तो इसका सम पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है और सम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। इफ मीडियम इज द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, इट डिपेंड्स, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी। और मेलेस ने जो फाउंड किया कि जो बीम है यहां पर किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट होगी तो यहां पर जो रिफ्लेक्टेड बीम होगी इट इज, जैसे ये BC मान लिया, इट इज प्लेन पोलराइज्ड, ये प्लेन पोलराइज्ड होगी। और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो है ये पार्शियल होगी। बट एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं और जब ये एंगल हमारे पास पोलराइजेशन एंगल के बराबर बन जाता है, या इसे हम ब्रूस्टर एंगल भी बोल देते हैं, इन दैट केस दिस बीम इज फुली पोलराइज्ड। ये बीम क्या होती है? फुली पोलराइज हो जाती है। और जो बीम आपको पता है रेडियल टू डेंसर मीडिया जा रही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस तरह से ये मान लो आपने ये BC माना हुआ है, BD मान लिया, नॉर्मल जो अब N प्राइम आपने एज्यूम कर लिया, तो हमारे पास ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये जो बीम ऑफ लाइट है रिफ्रैक्टेड, दिस इज नॉट पोलराइज्ड, दिस इज द अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट। ये अनपोलराइज्ड है। और जो हमारे पास ये BC रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ब्रूस्टर ने फाउंड किया कि जब लाइट इंसिडेंट होगी पोलराइजिंग एंगल पे, एट दैट टाइम द रिफ्लेक्टेड बीम एंड द रिफ्रैक्टेड बीम दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। ये दोनों क्या होंगी? नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी, या 90 डिग्री लिख सकते हैं π/2 की जगह। ये दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So from this concept which was given by Meles, Brewster conclude that the refractive index of the media is equal to the tangent of the angle of polarization. इसे हम ब्रूस्टर लॉ भी बोल देते हैं। Brewster's law. It states that the refractive index of the media in which the refraction takes place is equal to tangent of the angle of polarization. We can also prove this law. Proof. As we know by Snell's law, आपने पढ़ा है कि Snell's law क्या बोलता है? Snell's law बोलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, the media in which refraction takes place is equal to sin of angle of incidence upon sin of angle of refraction। इन दोनों की रेशियो होती है sin I over R। अब आपको मालूम है कि when I is equal to P, जो मैंने अभी स्टेट किया, ब्रूस्टर ने बोला था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजेशन एंगल के बराबर होगा, in that case the beam is fully polarized and the reflected beam and refracted beam are perpendicular to, when I is equal to P, then reflected and refracted beams are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. It means
द एंगल बिटवीन BC एंड BD इज 90 डिग्री। फ्रॉम फिगर, जब आप इस फिगर को व्यू करेंगे तो आपको फिगर से क्लियर हो रहा है कि जो एंगल NBN प्राइम है, ये टोटल एंगल क्या होगा, दिस टोटल एंगल इज 180 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ABN इज इक्वल टू एंगल NBC, और ये एंगल किसके बराबर होगा, NBC के बराबर होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब फिगर से आपको एक बात क्लियर हो रही है कि एंगल R प्लस P प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ये P 90 डिग्री, R कितना होगा, 180। इट इंप्लाइज R प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, इंप्लाइज R इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस P। अब आप इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो ये बिकम्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई की जगह क्या हुआ है, P ओवर साइन R की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस P, और 90 डिग्री माइनस P क्या होता है, cos P। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos P हो जाएगा, it becomes tan P, and this is the Brewster law. This law can be used to find the refractive index of media. अगर आपको पोलराइजिंग एंगल पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया निकाल सकते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि सपोज ग्लास स्लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे न्यूमेरिकल में ऐसे आ जाता है कि सपोज देयर इज ए ग्लास स्लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, देन व्हाट इज द पोलराइजेशन एंगल, पोलराइजेशन एंगल कितना होगा, तो आपको पता है कि एज म्यू इज इक्वल टू tan P, तो ये 1.5 इज इक्वल टू tan P हो जाएगा, और ये जो 1.5 वैल्यू tan थीटा की होती है, आपने याद रखना है 57 डिग्री पे होती है। समटाइम्स ये सिंपली ऐसे दिया होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया कितना है, 1.73 है, तो आपके पास कितना पोलराइजेशन एंगल कितना होगा जब रिफ्लेक्ट, या फिर ऐसे पूछा तो है कि रिफ्लेक्टेड बीम फुली पोलराइज कब होगी, तो फुली पोलराइज कब होगी, जब वो पोलराइजिंग एंगल पे होगी, तो पोलराइजिंग एंगल आप निकाल सकते हैं, तो tan P किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.73, और P की वैल्यू आपको पता है कि 1.732 कितना होता है, कई बार इसकी जगह √3 भी दिया होता है, √3, क्योंकि 1.732 इसकी वैल्यू होती है √3, और √3 जो tan थीटा होता है वो कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 60 डिग्री। वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप पोलराइजेशन एंगल निकाल सकते हैं। द पोलराइजेशन एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ मीडिया इज 60 डिग्री। Our next topic is law of Malus, and law of Malus states that when a plane polarized light is incident on an analyzer, then the intensity of emergent light is directly proportional to square of the cosine of the angle between the plane of polarizer and analyzer। जैसे यहां से पोलराइजर क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और एनालाइजर उस लाइट को एनालाइज कर रहा है। जब आप इस एनालाइजर को रोटेट करते हैं तो इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है, और इसकी जो वेरिएशन है वो मेलिस ने इस तरह से दी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। यहां पर जैसे मैं इसे ये बना रहा हूं, मान लो सपोज कर लो मेरे पास ये प्लेन है, इसकी है, पोलराइजर की है, प्रूव कर रहा हूं मैं इस लॉ को, प्लेन ऑफ पोलराइजर है, और जो लाइट जा रही है उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। अब ये यहां आप देखोगे तो द प्लेन्स ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर पैरेलल, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, फुल लाइट जा रही है। और जब आप इसे रोटेट करें तो वेरिएशन, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि जो मेरे पास प्लेन ऑफ एनालाइजर है वो इस तरह से है एट एंगल थीटा, ये प्लेन ऑफ एनालाइजर है, दे आर एट एंगल थीटा, दिस इज पोलराइजर की, दिस इज एनालाइजर। अब ये एंगल थीटा पे हैं तो आप देखोगे कि
जो ये कंपोनेंट है इस एम्पलीट्यूड ए का, यहां पर क्या आएगा, ए कॉस थीटा, बिकॉज इट मेक्स द एंगल थीटा विद इट। अब इंटेंसिटी ऑफ emergent light through polarizer, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट थ्रू पोलराइजर क्या होगी, आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आई नॉट किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, गिव नंबर 1। अब जब आपने एनालाइजर को एंगल थीटा पे रखा हुआ है तो यहां से जो लाइट आ रही थी वो कितनी पास कर रही है एंगल थीटा पे, उसका कंपोनेंट, उसका पार्ट ए कॉस थीटा। नाउ व्हेन एनालाइजर, जब आपके पास एनालाइजर इज एट एंगल थीटा, देन इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट थ्रू एनालाइजर, देन थ्रू एनालाइजर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट कितनी होगी, दैट इज सपोज आई। अब आई जो है इट इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा। अब इसे हम ओपन करेंगे तो क्या बना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर क्या है, फ्रॉम 1 इट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दिस लाइट इज कांस्टेंट। अगर आप जैसे पोलराइजर को आप रोटेट भी करोगे, चेंज भी करोगे ओरिएंटेशन, देयर इज नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट मींस दिस इज कांस्टेंट, और आई क्या हो जाएगा फिर, प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ मेरिस। यहां से आप स्पेशल केसेस आपके पास आ सकते हैं जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी होती हैं। जैसे सपोज करो कि फर्स्टली आपके पास क्या है, थीटा जो है 0 डिग्री है और 180 डिग्री। व्हाट डज इट मीन, 0 डिग्री का मतलब यह है कि जो प्लेन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर है वो पैरेलल है, और 180 डिग्री का मीन क्या है कि प्लेन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर के एंटी पैरेलल है। लेकिन बोथ केसेस में आप देखोगे कि cos 0 डिग्री और cos 180 डिग्री, cos 0 डिग्री मान होता है, cos 180 डिग्री क्या होता है, -1, प्लस -1। लेकिन जब आप cos स्क्वायर थीटा करोगे तो प्लस -1 का क्या आएगा, +1 आएगा, और i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई नॉट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी जब वो पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा। लेकिन सेकंड केस में जब आपके पास थीटा 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे मान लो ये प्लेन ऑफ पोलराइजर है, एनालाइजर आपने ऐसे कर दिया या इसे आपने परपेंडिकुलरली रोटेट कर दिया, इन दैट केस आप पुट करेंगे वैल्यू नंबर 2 में, तो आपके पास आई क्या बन गया, आई नॉट कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 क्या होता है, 0, तो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट कितनी होगी, 0। सो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही, आपकी ऑब्जर्वेशन ये रही कि जब प्लेन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर एट राइट एंगल होगी तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड वन जो है, सपोज इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, जैसे मान लो अनपोलराइज्ड लाइट सीधी एनालाइजर के ऊपर इंसिडेंट है, यानी पोलराइजर पे है, तो यहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो हाफ ऑफ होगी। कैसे, आपको पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। cos थीटा 1 होता है, एवरेज वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी, तो आई कितना आ जाएगा, आई नॉट इंटू हाफ, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट क्या होगी, हाफ होगी। नाउ वी स्टडी द पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है किसी पार्टिकल के ऊपर और जो साइज ऑफ द पार्टिकल है दैट इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वो लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है। जैसे सपोज हमारे पास ये कोई स्कैटरिंग पार्टिकल है जो लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। यहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, जैसे सपोज आपने ये एक 3 डायमेंशनल प्लेन बना ली, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये कोई अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट।
यहाँ स्कैटरिंग पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट है। अब ये आफ्टर स्कैटरिंग जो हमारे पास जेड एक्सिस है, इसके अलोंग होगी वाइब्रेशंस विच आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये ऐसे प्लेन पोलराइज कर दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग होगी अलोंग द पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल ऐसे। लेकिन इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये जो फिनोमेना है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, आपने पीछे भी पढ़ा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट में, ब्लू कलर ऑफ स्काई, व्हाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू। तो वहां पर आपको बताया था कि द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग और अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वहां पर आपको ये बताया था कि जो ब्लू कलर की ज्यादा स्कैटरिंग होती है दैट इज द सेपरेट इशू। लेकिन वो जो स्कैटरिंग है या स्कैटर्ड पार्टिकल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे स्कैटर करता है वो ये है। और जो स्कैटर लाइट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो उसकी जो प्रोपेगेशन जैसे अनपोलराइज्ड लाइट एक्स एक्सिस के अलोंग से आ रही है तो वो जो स्कैटर्ड लाइट है दैट इज अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर you can study about polarized। polarized जो होते हैं they are artificially made polarizer। जो हमारे पास हमने पोलराइजर या एनालाइजर, जब हमारे पास कोई बीम लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हो, जैसे आपको पीछे बताया था कि हमारे पास ये पोलराइजर है, दिस इज द पोलराइजर। अब हमारे पास बीम लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, तो हमारे पास जैसे क्रिस्टल है नाइकोल प्रिज्म या फिर टॉर्मेलिन क्रिस्टल जो है दे आर नॉट ऑफ लार्ज साइज। अब इस बीम को आपने पोलराइज करना तो ये तो पोलराइज करेगा इस साइज की बीम को पोलराइज, लेकिन ये जो लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये बचा है दिस इज नॉट बी पोलराइज्ड। इसे पोलराइज करना है तो आप क्या करेंगे, आर्टिफिशियली आप ऐसे क्रिस्टल्स ऐसे पोलराइड बनाएंगे विच कैन हेल्प इन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसके लिए हेरापैथ ने हेरापथाइट बनाए थे और उसने जो है वो स्मॉल नीडल शेप्ड क्रिस्टल लिए थे आइडोसल्फेट ऑफ क्नीन। इसी तरह से आपके पास पॉलीविनाइल अल्कोहल के मिलेंगे, जैसे H पोलराइड के पोलराइड होते हैं हमारे पास। और ये जो पोलराइड हैं दे आर वेरी यूजफुल, जो आर्टिफिशियली मेड पोलराइज्ड हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग सनग्लासेस। सनग्लासेस जैसे जो सन से लाइट आती है उससे विजन करने के लिए, या फिर आपके जो आइस या विंडो पेन्स हैं ऑफ व्हीकल्स, या आपके जो फ्रंट ग्लास है व्हीकल्स का, उसमें भी पोलराइड यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पोलराइड्स होते हैं दे डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो इंटेंसिटी जो हमारे पास लाइट है उसकी ग्लेयरिंग ना हो जाए, वो जो लाइट हमारी आइज़ के ऊपर पड़ रहा है उससे हमें देखने में प्रॉब्लम कम हो, उसका हमारी आइज़ के ऊपर इफेक्ट कम से कम हो, इसलिए हम पोलराइड का यूज़ करते हैं। तो पोलराइड के यूजेस में आपके पास फर्स्ट वन आ जाएगा इन द मेकिंग ऑफ सन ग्लासेस, इन द विंडो पेन्स ऑफ एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, व्हीकल्स, in the front glass of vehicles, in the taking 3-dimensional pictures। जैसे आपने 3-dimensional pictures लेनी है वहाँ भी हम पोलराइड का यूज़ करते हैं। So the polarization phenomena is very important। in this phenomena जैसे आपने जब वेव थ्योरी ऑफ लाइट स्टडी किया, वेव थ्योरी में सबसे पहले आपको हाइजन प्रिंसिपल आया था। हाइजन प्रिंसिपल से आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये आपके पास 5 कंसेप्ट आपने वेव थ्योरी से प्रूव किए। लेकिन जो पोलराइजेशन है ये एक ऐसा कंसेप्ट है दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर द ट्रांसवर्स वेव्स। दैट्स ऑल अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। I hope you have enjoyed the lecture. Thanks and have a nice day.